फीवर, फीवर के बारे में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आज हम बताएंगे कितना तरह के फीवर होते हैं और फीवर क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे फीवर कहीं भी कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब शरीर में एंट्री होता है और वह आके जब हमारे शरीर में ब्लड का जो है फंक्शन है उसको डिसफंक्शन करता है और उसमें पैथोजेनेसिस क्रिएट करता है, तो उसके चलते जो बॉडी का ब्लड का नॉर्मल टेम्परेचर है, ब्लड क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, पीएच को रेगुलेट करता है। तो जब कोई भी बाहरी इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड में टेम्परेचर का इरेगुलरिटी होता है, तो उसके चलते फीवर होता है। तो फीवर कोई एक बीमारी नहीं है, फीवर इज ए नॉट ए डिजीज, इट इज ए ओनली साइन एंड सिम्टम ऑफ एनी डिजीज। कि मतलब जो बुखार हो रहा है वह कोई बीमारी नहीं है, वह किसी भी बीमारी का साइन सिम्टम हो सकता है। अब वह बीमारी चाहे बैक्टीरिया के चलते हुआ हो, वह फीवर जो है चाहे बैक्टीरिया के चलते हुआ है, वह फीवर चाहे वायरल के चलते हुआ है, या फिर वह फीवर चाहे पैरासाइट के चलते हुआ है। बैक्टीरियल फीवर में बहुत सारा कॉमन फीवर है, जैसे टाइफाइड फीवर हो गया। पैरासाइटिक फीवर में बहुत सारा कॉमन फीवर है, जिससे मलेरिया हो गया, मलेरिया पैरासाइट से होता है। हाँ, और जैसे तुम डेंगू डेंगू क्या होता है, वायरल फीवर हो गया, वायरल इन्फेक्शन होता है डेंगू। तो बहुत सारा चिकनगुनिया है, प्लेग है, तुम लोग सुनते होगे, काला जार है, कॉमन बीमारी जो फीवर, टाइफाइड, किसी को कुछ हो जा रहा है आजकल तो क्या टाइफाइड ही है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है टाइफाइड। ट्यूबरकुलोसिस में फीवर हो सकता है, कहीं भी शरीर में इन्फेक्शन लगा, चाहे वह कोई भी बैक्टीरिया, चाहे यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, किसी को पेशाब में जलन, पेशाब थोड़ा करके होना, यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यह सब इन्फेक्शन हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, लैरिंगाइटिस हुआ, फेरिंगाइटिस हुआ, टॉन्सिलाइटिस हुआ, हाँ, पेनक्रिएटाइटिस हुआ, कोलिलिथियासिस हुआ, कोलिसिस्टाइटिस हुआ, हाँ, हेपेटाइटिस हुआ। जहाँ पे टाइटिस हुआ मतलब कोई भी तरह का इन्फेक्शन हुआ तो फीवर आएगा। तो फीवर को हम लोग कैटेगरी वाइज बांटेंगे कि कितने तरह के फीवर होते हैं। कुछ फीवर क्या होते हैं, थोड़े देर रह के हट जाएंगे, कुछ फीवर कंटिन्यूअस होते हैं, कुछ फीवर सवेरे आएंगे तो फिर सवेरे ही आएंगे, शाम को आएंगे तो शाम को आएंगे, कुछ फीवर सवेरे शाम आएंगे, कुछ फीवर आएगा 2-4-5 दिन गायब हो जाएगा, फिर 2-4-5 दिन बाद फिर आएगा, कुछ फीवर क्या होगा कि लगातार कंटिन्यूअस महीना दिन तक आएगा। तो यह सबको हम लोग वर्ग के अनुसार बांटेंगे और उसको हम लोग समझेंगे कि कुछ कॉमन फीवर क्या है, उसका क्या क्या कुछ कॉमन दवाइयाँ हैं, जैसे मलेरिया का क्या दवा होना चाहिए, टाइफाइड का क्या दवा होना चाहिए, क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, खाना में क्या परहेज होना चाहिए। तो इससे रिगार्डिंग हम एक वीडियो बना रहे हैं और इसमें जो भी हम बार इस वीडियो बनाने के पहले भी बोलते हैं और आप लोग लगा भी दीजिएगा कि जो भी हम मेडिसिन बताते हैं, दवा इसमें जो बता रहे हैं, जो जानकारी देने के संदर्भ में जो उसका ट्रीटमेंट का गाइडलाइन का जो दवा बताते हैं, उस दवा को बिना स्पेशलिस्ट या क्वालिफाइड डॉक्टर के दवा को नहीं लेना है। इसलिए वीडियो सुनकर जो मेडिकल से रिलेटेड पर्सन नहीं है वह दवा बिना किसी एडवाइस की नहीं लेंगे, यह आपके जानकारी के लिए है। और जो इससे रिलेटेड है वो तो जानते ही हैं। तो फीवर हम लोग क्या कर दिए कि फीवर इज नॉट ए साइन, नॉट ए डिजीज, इट इज ए ओनली साइन एंड सिम्टम ऑफ एनी डिजीज। यानी फीवर इज जस्ट लाइक अलार्म। शरीर में कोई भी इन्फेक्शन घुसा तो सबसे पहले आपके शरीर में अलार्म के रूप में बजा कि भाई आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, आपके ब्लड में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो आप उसका पता लगाओ, आप उसका दवा करा। कुछ फीवर जाड़ा करके आते हैं, कुछ फीवर भीतर रहते हैं, तो कुछ इंटरमीडिएट फीवर होते हैं, तो हम लोग आगे जिक्र करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे किस किस कारण से फीवर हो सकता है, कॉजेज ऑफ फीवर, फीवर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉज क्या है, इन्फेक्शन। शरीर में कहीं भी कोई इन्फेक्शन लग गया, चाहे वह रिस्पिरेटरी ट्रैक में लगा, चाहे वह फीमेल का यूरोजेनिटल ट्रैक में लगा, या फिर माउथ में लगा, या डाइजेस्टिव सिस्टम में लगा, या फिर नर्वस सिस्टम में लगा, चाहे मेनिंजाइटिस वगैरह होता है ना भाई, किसी भी सिस्टम में किसी भी पार्ट में कोई भी इन्फेक्शन लगा तो सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा, पेन एंड फीवर। तो फीवर आना है। अब मानते हैं कहीं हमको चोट लग गया, बाइक से जा रहे हैं तो कस के चोट लग गया, तो चोट के चलते, दर्द के चलते भी हमको फीवर हो सकता है। तो कॉजेज ऑफ फीवर हम बता रहे हैं, पहला कॉज बताया कि इन्फेक्शन के चलते हो सकता है, दूसरा बताया कि क्या हो सकता है कि इंजरी के चलते फीवर हो सकता है, तीसरा हम लोग क्या बताया, इन्फ्लामेशन, कहीं भी इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, जैसे मानते हैं दांत में इन्फ्लामेशन हो गया तो यहाँ पे रेडनेस हो गया, सूजन हो गया, यहाँ का
कोई भी सेल टिश्यू वहाँ पे स्वेलिंग हो गया, इन्फ्लामेशन, जैसे ज्वाइंट पे इन्फ्लामेशन हो गया तो रेडनेस हो गया, दर्द हो गया, वहाँ छुआ नहीं जाएगा। तो जहाँ भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा, वहाँ पे फीवर हो सकता है। हीट स्ट्रोक पढ़ाए थे आपको, हीट स्ट्रोक, कोई आदमी धूप में काम कर रहा है या बहुत देर धूप में रह सकता है तो उसके चलते हीट स्ट्रोक उसको लग जाएगा, तो उसमें फीवर होगा। तो उस तरह के फीवर में हम लोग क्या करेंगे, पानी का पट्टी देंगे, आइस से सेकेंगे, ठंडे जगह पे बैठाएंगे, या वीडियो हम पहले बता चुके हैं। अगर चिलिंग वाला है, ठंडा कर जाड़ करके फीवर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंबल में ढक के रखेंगे। तो अलग अलग फीवर का अलग अलग ट्रीटमेंट है। अब गर्मी के चलते दिनों में फीवर है तो उसमें हम लोग कपड़ा नहीं उड़ाना है, उसमें हमको पानी से स्पंज बाथ करना है, हाँ, पानी से उसका शरीर को पोंछते रहना है। जाड़ा में फीवर आ रहा है, चाहे जो फीवर जाड़ा करके आ रहा है, जैसे मलेरिया में कपा के उसमें 1 रजाई 2 रजाई तक हमको खड़ा उड़ाना पड़ता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि फीवर का क्राइटेरिया देख के, प्रकार देख के कि किस तरह का फीवर है। डिहाइड्रेशन के चलते भी फीवर हो रहा है, जैसे मानते हैं कि हम 1 दिन 2 दिन तक 3 दिन तक खाना नहीं खाए तो हमको भीतर से लगेगा क्या है कि फीवर ऐसा लग रहा है। या कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, चाहे कहीं से आ रहे हैं, हमको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, और पानी के चलते नहीं मिलने से क्या होगा कि शरीर में डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, शरीर में वाटर लेवल, बॉडी फ्लूइड, वाटर का कमी हो गया है, उसके चलते फीवर दिखाई दे सकता है। डायरिया में क्या होता है, पेशेंट को लूज मोशन होता है, वोमिटिंग होता है, और उस कंडीशन में आप देखिएगा कि पेशेंट को 199 फीवर भी रहता है, तो डिहाइड्रेशन के चलते फीवर है। तो उसको पैरासीटामोल खाली खिलाने से फीवर नहीं होगा, उसका डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसका पानी की कमी को पूर्ति के लिए आपको सलाइन, अगर वोमिटिंग नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रोल पाउडर ORS पिलाना पड़ेगा। यदि वोमिटिंग हो रहा है तो उसको एंटी इमेटिक मतलब कि ओंडम इंजेक्शन देकर वोमिटिंग रोक कर, अगर 100 से ऊपर है तो पैरासीटामोल देकर, फिर उसके बाद सलाइन करके इन्फ्यूजन करना है, RL DNS जो भी रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे किस चीज़ में क्या क्या पानी चढ़ेगा, सलाइन क्या इन्फ्यूजन होगा, इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अब रेडिएशन में भी फीवर हो सकता है, किसी को रेडिएशन दिया है, रेडियोथेरेपी दिलाया है, रेडिएशन के चपेट में आया है तो उसके चलते भी फीवर आ सकता है। कॉजेज जो फीवर बता रहे थे, नर्वस डिजीज, किसी को ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज है, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, सब जितना भी सबइक्नॉइड हेमरेज हो गया, चाहे कोई ऐसा ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो गया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया, वायरल मेनिंजाइटिस हो गया, कोई भी चीज़ है, ओटाइटिस मीडिया हो गया, कोई भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है उसमें भी फीवर हो सकता है। इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, इंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम आप लोग पढ़े हैं, तो इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड कुछ बीमारियों में भी फीवर होता है। तो हमको डायग्नोज करना जरूरी है। अब हम फीवर हो गया तो खाली पैरासीटामोल पिया रहे हैं, खिला रहे हैं, तो उससे फीवर थोड़े उतर जाएगा। हमको एग्जैक्ट कॉज पता करना होगा फीवर का, तभी हम एक अच्छे प्रैक्टिशनर या अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। जब तक हम उसका कॉज नहीं पता करेंगे, किसी बीमारी का कारण नहीं पता करेंगे, तो आंध्रा का लाठी में आजकल क्या होता है, खाली ध के पैरासीटामोल ओडी से फेंक गरा, दूसरा दवाई का नाम नहीं जानता है। सब गाँव में प्रैक्टिशनर लोग का बात कर रहे हैं, डॉक्टर लोग का बात नहीं कर रहे हैं। तो 1 ग्राम 1.5 ग्राम देने से नहीं होता है, पहले डायग्नोसिस करना है कि मलेरिया है, डेंगू है, क्या है। हम मानते हैं मलेरिया डेंगू है, मलेरिया है तो उसको 1 ग्राम देने से थोड़ा ठीक हो जाएगा, मलेरिया का अलग दवा होता है। कॉमन इन्फ्लुएंजा जैसे निमोनिया होता है, निमोकोकस से हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है, क्रोनिबैक्टीरिया डिप्थीरिया से होता है, या फिर आपको टाइफाइड से, साल्मोनेला उससे इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर UTI जो होता है, ई कोलाई, बिस्चेरिया कोलाई, बी कोलाई, तो यह सब कॉमन इन्फेक्शन है। फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड, UTI से रिलेटेड जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फीवर हो सकते हैं, तो उसको हमको डायग्नोज करना पड़ेगा। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में फीवर हो सकता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे डेंजरस जो होता है वह क्या होता है कि मलेरिया होता है। मलेरिया पैरासाइट है, मलेरिया से बहुत लोगों की हर साल विश्व में जाने जाती हैं। तो मलेरिया फीवर का ट्रीटमेंट अगर है, मलेरिया का अगर डायग्नोसिस है, अगर उसको हम डायग्नोज नहीं करते हैं और उसके जगह पे हम एंटीबायोटिक देते हैं, तो एंटीबायोटिक से मलेरिया ख़त्म नहीं होगा और उस कंडीशन में पेशेंट की जान चली जाएगी। तो मलेरिया के चलते फीवर जो होगा पैरासाइटिक फीवर होगा, और मलेरिया का ट्रीटमेंट अलग है। अब और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में काला जार आता है। हम लोग का पूर्वी चंपारण बिहार में जो है काला जार का बेल्ट माना जाता है। काला जार लिस्मेनिया डोनोमानी से होता है और यह भी फीवर कॉज करता है। तो फीवर को जब तक हम डायग्नोस नहीं करेंगे कि वायरल है, कि बैक्टीरियल है, कि पैरासाइटिक है। वायरल फीवर में क्या हो गया, वायरल फीवर में तुमको जोस्टर हो गया,
हर्पेस हो गया, उसके चलते HIV के चलते एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम में फीवर होता है, न्यूजेरिया वायरल मेनिंजाइटिस में फीवर होता है। तो बहुत तरह वायरल इन्फेक्शन में भी फीवर होते हैं, फंगल इन्फेक्शन के चलते भी फीवर हो सकते हैं। तो जो फीवर का सिम्टम है वह उसको सिम्टमाइज करके, उसको कैरेक्टराइज करके, बांट के उसको डायग्नोसिस निकालना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि किस तरह का फीवर है, और उस तरह का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो फीवर को हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं। अब जिसका नॉर्मल टेम्परेचर, सबसे पहले नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फीवर यदि 98 डिग्री से ऊपर है तो फीवर की कैटेगरी में आएगा। 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, उसको और हाइपर पायरेक्सिया बोल सकते हैं या हाइपरथर्मिया बोलते हैं। यदि फीवर जो है 99 से कम है, 95 से कम है, 94 से कम है तो उसको हाइपरथर्मिया, हाइपोपायरेक्सिया बोलते हैं। तो यह सब चीज़ हमको समझना पड़ेगा। तो अब हमने कॉजेज ऑफ फीवर समझा, अब हम लोग टाइप्स ऑफ फीवर समझेंगे कि कितने प्रकार के फीवर हो सकते हैं, कितने प्रकार के बुखार हो सकते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस फीवर, ऐसा बुखार जो लगातार बना रह रहा है, दवा खाने पे थोड़ा देर के लिए गया और हमेशा 24 आवर्स कंटिन्यूअस है, जो बुखार लगातार बना हुआ रह रहा है उसको हम लोग कंटिन्यूअस फीवर बोलेंगे। यानी हमेशा रहने वाला बुखार कंटिन्यूअस फीवर की कैटेगरी में आता है। एक बुखार होता है इंटरमीडिएट फीवर। इंटरमीडिएट फीवर में क्या होता है कि 24 घंटा में एक बार बुखार कम होता है, इंटरमीडिएट कर करके आता है। 24 घंटा के एपिसोड में एक बार बीच में जो है बुखार गायब हो गया। रिमिटेंट फीवर, बुखार सुबह और शाम को कम होना है। रिमिटेंट फीवर में क्या होता है कि यार बुखार सुबह और शाम के समय ही कम होगा, बाकी समय में बुखार लगातार रहेगा। और क्रेसिस फीवर, बुखार काम होने के बाद अचानक फिर आ जाना। यानी कि क्रेसिस फीवर में क्या होता है कि बुखार किसी दवा के चलते कम हुआ और कुछ समय बाद फिर बुखार चढ़ गया। इसके बाद रिलैप्सिंग फीवर जो होता है, कुछ दिन बुखार कम हो गया फिर अचानक आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर। और बुखार कभी कम होना कभी ज़्यादा होना, उसको हम लोग इरेगुलर फीवर की कैटेगरी में आता है। यदि कभी बुखार कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है तो वह इरेगुलर फीवर के कैटेगरी में आएगा। ठंड लग के बुखार आएगा तो रीगर फीवर कहलाएगा। रीगर के साथ, ठंडा के साथ बुखार आ रहा है, रीगर फीवर। बुखार 99 डिग्री के आसपास रहता है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है तो उसको लो ग्रेड फीवर बोलते हैं। यदि बुखार 102 डिग्री से हमेशा ऊपर रह रहा है, उससे नीचे रह ही नहीं रहा है तो उसको हम हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं। यदि बुखार 103 डिग्री से ऊपर जा रहा है या उसके आसपास है तो हम लोग उसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं। यदि 99 से बुखार कम रह रहा है तो उसको हम लोग हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो यह बुखार का प्रकार हमने समझा कि क्या क्या बुखार का होता है, कितने तरह के बुखार होते हैं, प्रकार क्या होते हैं। अब हम लोग एक एक करके जो कॉमन जो बीमारी होता है उसके हम लोग समझ में जाएंगे। जैसे हम लोग बैक्टीरियल फीवर के बारे में बात करेंगे तो बैक्टीरियल फीवर में जो होता है सबसे कॉमन आजकल है टाइफाइड फीवर होता है। टाइफाइड फीवर में क्या होता है उसका हम लोग वीडियो डाल चुके हैं। उसमें पेशेंट को कंटिन्यूअस फीवर होता है, स्टेप वाइज फीवर चढ़ता है, साल्मोनेला पैरासाइट से होता है, और उसके बाद उसका जो जांच होता है वह बासु करते हैं। पहला वीक्स में हम लोग ब्लड कल्चर, सेकेंड वीक में विटनेशन टेस्ट, थर्ड वीक में स्टूल कल्चर, फिर फोर्थ स्टेज में यूरिन कल्चर करते हैं। डायग्नोस हो जाने पे हम लोग उसको एंटी टाइफाइड का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल दवा देते हैं। उसके लिए मोस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोरोफेनिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराक्सिन टेबलेट के नाम से आता है, पहले था, अब उस पर बैन लग गया है क्योंकि उससे प्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है तो उसको रेयर कंडीशन में देखते हैं। बाकी सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में हम लोग अप्लाई करते हैं फ्लोक्सासिलिन 200 mg सुबह शाम या 400 mg ओडी डोज, या फिर दूसरे में हम जाएंगे तो हम लोग सेफेट्राइक्सोन आजकल ज़्यादा प्रचलित हुआ है। किसी को फीवर होता है तो बिना कोई जांच पड़ताल के टाइफाइड के नाम पर लोग धड़ल्ले से आजकल दे रहे हैं, तो ये भी टाइफाइड में इसका अच्छा रोल है। सेफेट्राइक्सोन जो ओडी सेफ और मोनोसेफ के नाम से आता है, जिसका एडल्ट डोज है 1 ग्राम बीडी या ओडी दे सकते हैं। सिफैक्सिम भी का भी अच्छा रोल है, लिवोफ्लोक्सासिलिन का भी अच्छा रोल है। तो यह सब जो है टाइफाइड के लिए दिया जाता है, पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। अब मोस्ट कॉमन कुछ हम फीवर अभी बताएंगे क्योंकि सारे फीवर को हम लोग टच एक वीडियो में नहीं कर सकते हैं। मलेरिया के बारे में भी हम वीडियो एक अलग से बना चुके हैं,
मलेरिया में क्या होता है, ठंडा लग के बुखार होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मलेरिया का DOC ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो क्लोरोक्विन है। क्लोरोक्विन का मतलब कि लारियागो टेबलेट हम लोग देते हैं, लारियागो DS के नाम से दिया जाता है। तो लारियागो DS देने का क्या होता है, उसमें हम लोग को एक टैबलेट्स में क्या होता है, 5 टैबलेट्स का पत्ता आता है, जिसमें 2 टैबलेट्स मतलब कि एक टैबलेट में क्या रहता है, 500 mg रहता है। तो जब हम फर्स्ट बार में जब लारियागो DS देंगे तो 2 टैबलेट हम लोग स्टेट डोज देंगे उसको, 500 यानी 1000 mg का। फिर उसके 2 टैबलेट देने के 6 घंटा बाद एक टैबलेट हम लोग और खिलाएंगे 500 mg का, और फिर जो अगला डोज है वह फर्स्ट डोज के 24 आवर्स के बाद, फिर सेकेंड डोज के 48 आवर्स के बाद। तो ऐसे करके उसके पीछे स्ट्रिप पे लिखा रहता है, उसको जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे उसको हम लोग देते हैं। या मलेरिया हम बताए थे पिछले वीडियो में कि हमारे यहाँ जो बिहार में और भारत में जो होता है 2 तरह के मलेरिया होता है, एक वाइवेक्स से और फैल्सिफोरम से। मलेरिया जो 4 तरह का होता है, 4 तरह के प्रजाति से होता है, लेकिन 2 कॉमन है, वाइवेक्स और फैल्सिफोरम। तो दोनों पे अच्छा रोल है इसका, लारियागो DS का। कभी कभी हम लोग सेरेब्रल मलेरिया केस हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। लारियागो DS का जो होता है उसका साइड इफेक्ट है एब्डोमिनल पेन, इरेगुलर हार्ट बीट, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक और लीवर प्रॉब्लम। तो जब मलेरिया हो जाता है तो उस कंडीशन में यह सब सिम्टम आएगा। तो अगर कुछ ऐसा सिम्टोमेटिक साइड इफेक्ट होता है तो उसको हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से गाइड करते हैं। और एक सेरेब्रल मलेरिया के लिए जो दवा आती है वह फैल्सीगो के नाम से आता है। फैल्सीगो बहुत पॉपुलर दवा है। फैल्सीगो का हम लोग यूज करते हैं। इसका फर्स्ट डे हम लोग क्या करते हैं, 60 mg BD देते हैं, 2 दिन में 2 बार नॉर्मल सलाइन में इसको हम लोग करके इन्फ्यूज करते हैं। और सेकेंड और थर्ड डे हम लोग 60 mg OD और 60 mg OD 3 डोज होता है। यानी कि फर्स्ट डे का जो 60 mg का 2 डोज होता है, BD होता है, और सेकेंड डे 60 mg का OD और 4 डे OD करके हम लोग पेशेंट को इन्फ्यूज करते हैं। यह सेरेब्रल मलेरिया का बहुत अच्छी दवा है। और इसके साथ और भी एक दवा का यूज होता है जो सेरेब्रल मलेरिया और आपको नॉर्मल जनरल मलेरिया में यूज किया जाता है। उसका नाम है ल्यूमरेक्स। ल्यूमरेक्स में क्या होता है, इसमें अर्टिमेटर एंड ल्यूमिनिफिन टैबलेट होता है। इस दवाई का मलेरिया में इस्तेमाल किया जाता है। डोज इसका क्या है कि फर्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, सुबह 10 बजे 80 mg एक टैबलेट देंगे, और दोपहर में 6 बजे 80 mg का एक टैबलेट देंगे। दूसरा दिन क्या करेंगे, हम लोग दिन में 2 बार देंगे 80 mg का डोज, और तीसरा बार भी हम दिन में 2 बार देंगे 80 mg का डोज। यानी हम लोग 3 दिन का ट्रीटमेंट होता है, 6 टैबलेट्स इसको देना रहता है। ल्यूमरेक्स के नाम से आता है। तो यह भी जो बता रहे थे वह मलेरिया का दवा बता रहे थे। अब देखिए डेंगू फीवर में क्या होता है। डेंगू फीवर में क्या होता है, फीवर लगातार कंटिन्यूस बना रहता है, और इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो होता है फीवर लगातार रहेगा, माथा में दर्द रहेगा, वोमिटिंग होगा, और धीरे धीरे पेशेंट का सबसे इसमें मेन क्या करता है कि डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है। और डेंगू का यह है कि वह क्या करता है कि धीरे धीरे क्या करता है कि शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा को गिरा देता है। अब प्लेटलेट्स डाउन होने के चलते क्या होता है कि पेशेंट को नाक से अगर 30,000 से नीचे जब प्लेटलेट्स आता है तो नाक से, कान से, जगह जगह पार्ट से ब्लीडिंग होने लगता है। उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को एक्यूट तुरंत हम लोग क्या करते हैं, प्लेटलेट्स चढ़ाने का प्रयास करते हैं। प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं तो पेशेंट का जान बचता है। और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आजकल दवा आता है, जैसे गिलोय या फिर पपीता का पत्ता या उससे रिलेटेड पपीता से ही के पत्ता से ही टैबलेट्स का बनता है। वह सब टैबलेट्स हम लोग खिलाते हैं, और उसका लिक्विड फ्लूइड लेवल कम नहीं हो, डिहाइड्रेशन नहीं हो, उसके लिए हम लोग लगातार नॉर्मल सलाइन में या फिर इन्फ्यूजन करते हैं। अगर पेशेंट खा पी नहीं रहा है, नहीं तो इलेक्ट्रॉल वगैरह देते हैं। और सिम्टोमेटिक जो भी है, वोमिटिंग है तो वोमिटिंग की दवा देंगे, बुखार ज़्यादा है तो पैरासीटामोल इन्फ्यूजन या पैरासीटामोल टैबलेट्स देंगे। और जो जैसा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वैसा हम लोग करेंगे। तो डेंगू हम लोग डिस्कस कर लिए, मलेरिया डिस्कस कर लिए, टाइफाइड डिस्कस कर लिए। इकोलाई बीकोलाई में भी क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, पेशेंट के पेशाब में जलन होगा, यूरिन रिटेंशन होगा, रुक रुक के पेशाब आएगा। तो यह सब हम लोग यूरिन कल्चर करा के डायग्नोज कर लेते हैं। और उसका जो यूरिन कल्चर में जो मेडिसिन आता है, जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इकोलाई और बीकोलाई, तो उसमें हम लोग देखते हैं मिकासिन और जेंटामाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, लिवोफ्लॉक्सासिलिन, यह सब ज़्यादा सेंसिटिविटी आता है उसका। लेकिन उसमें क्या है कि जेंटामाइसिन और मिकासिन जो है इम्यूनोग्लाइसराइड ग्रुप का है, और ज़्यादा इम्यूनोग्लाइसराइड वाला ग्रुप का जो दवा होता है वह किडनी वाले पेशेंट को या फिर नहीं देते हैं। अब ऐसे भी वो
किडनी में टॉक्सिसिटी पैदा करता है। तो क्या होता है, कभी कभी क्रिएटिनिन वगैरह सब बढ़ जाता है, तो पेशेंट को उसका सिम्टोमेटिक देख के हम लोग, और जिसको लगा रहे हैं उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते रहते हैं कि सब किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह हम लोग करा के उसको देते हैं। तो कॉमन जो फीवर हो गया आजकल जो देखने को मिलता है वह 3-4 फीवर का हमने जिक्र कर लिया, फीवर का प्रकार जिक्र कर लिया, कितने तरह के फीवर होते हैं वह जिक्र कर लिया। कॉमन इस्तेमाल होने वाले फीवर में जो हम लोग क्या करते हैं, फीवर को कम करने के लिए हम लोग पैरासीटामोल टैबलेट्स देते हैं या पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न देते हैं। पैरासीटामोल का जो डोज होता है 650 mg TD होता है, या फिर 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट हम लोग दे सकते हैं। और जेरोडोल भी देते हैं हाई फीवर में, कॉम्बीफ्लाम देते हैं तो फीवर कम करने के लिए देते हैं। और जैसे जैसे मलेरिया का है तो मलेरिया की दवा देंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का दवा है, वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन का कोई भी 3 से 4 दिन में क्यूरेबल रेट होता है। साथ में मल्टीविटामिन देंगे कि उसका इम्यूनिटी बढ़े, उसको गैस वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, उसके लिए एंटासिड या आपको टैबलेट्स देंगे, जाइम दे सकते हैं। तो यह सब हम लोग दवा मिला के करेंगे तो पेशेंट का हम लोग रिकवरी रेट ज़्यादा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स।